साथियों, मैं सबको नमस्कार करता हूं। आपको मालूम है कि ये जो 2022 का साल है, ये हमारी स्वतंत्रता की प्राप्ति का 75वां वर्षगांठ की तरह से देश भर में मनाया जा रहा है। और ऐसा करने के लिए विभिन्न जन संगठन जो हैं वो और शहीद यादगार समितियां बनी हुई हैं और राजनीतिक पार्टियां और दूसरे सामाजिक संगठन वो जगह जगह और भिन्न भिन्न तरीके से इसका आयोजन करेंगे। एक तरह से तो ये 15 अगस्त तक आप कह सकते हैं इसका समापन हो जाएगा, लेकिन आप इसको पूरे वर्ष के रूप में भी उसके बाद भी मना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है और आगे ये चलता रह सकता है। उसका कारण ये है कि बहुत ही विशेष परिस्थिति में इसका आयोजन देश भर के अंदर हो रहा है। और वो विशेष परिस्थिति इसलिए है क्योंकि बड़े अभूतपूर्व हालात बन गए हैं। और जो सरकार की तरफ से जो मनाने का आपने देखा होगा बसों पे इधर उधर, और वो अमृत महोत्सव का नाम दे रखा है उसको, उसका क्या अर्थ है ये आप उसके ऊपर जाएंगे, जिसको अमृत महोत्सव कहा जा रहा है। बसों वसों पे काफी जगह लिख दिया है, झंडे का, राष्ट्रीय तिरंगे का अच्छा खासा प्रचार है। लोग तो खुद ही तिरंगे झंडे को मतलब सम्मान करते हैं और तमाम तरह के जो उनके जज्बात हैं उनकी अभिव्यक्ति भी राष्ट्रीय झंडे की मार्फत करते हैं। लेकिन सरकार जो जिस तरीके से झंडे का प्रचार प्रसार कर रही है उसमें अभी मेरे को आज ही जानकारी मिली कि जो राशन डिपो है वहाँ पे झंडे उपलब्ध है 20-20 रुपए में। अब ये विडम्बना ही कहिए कि हमारी काफी बड़ी आबादी का हिस्सा ऐसा है जो 20 रुपए प्रतिदिन पे ही अपना गुजारा करने पर मजबूर है। इस मसले के ऊपर हम आएंगे, लेकिन ये जो जिस तरीके का धूम धड़ाका सा करने का हो रहा है ना, इसके पीछे एक खास तरह का मकसद है। और वो मकसद ये है कि वास्तव में आज जो सत्ता में बैठ गए हैं लोग, वो राजनीतिक ताकतें हैं जिनका आजादी के आंदोलन में किसी तरह का कोई भी योगदान नहीं था। बल्कि इतना जरूर है कि योगदान था भी तो वो अंग्रेजों की वफादारी करने के प्रति जरूर था। अब ये विडंबना ही है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई अपने लेजिटिमेट तरीके से या बहुत ही कोई स्वाभाविक रूप से लोगों ने मतलब उनको सामने लेकर आए हों। वो अलग विषय है कि किस किस चीजों की उसके अंदर विफलता रही होगी, जिसका विश्लेषण अपने समय पे किया जा सकता है। लेकिन ये CITU ने जो श्रृंखला चलाई है उसके तहत, जैसे कल कॉमरेड सुरेंद्र ने रखे थे वर्तमान हालात जिनमें हम ये मना रहे, और आने वाला एक हफ्ता में अलग अलग जो इसकी मजदूरों की क्या भूमिका थी, महिलाओं की क्या भूमिका थी आजादी में, और क्या क्या ऐसी मुख्य धाराएं थी राजनीतिक रूप से, संघर्षों की कौन कौन सी धाराएं थी, वैचारिक संघर्ष किस तरीके के थे, वो तमाम अलग अलग विषयों पे अलग अलग वक्ता रखेंगे। कल ट्रेड यूनियनों के साथ ही रखेंगे इस बात को। खैर, आज हम जो हमारे देश के किसानों की जो भूमिका आजादी के आंदोलन में रही है उसके ऊपर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात इससे पहले मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी कुछ साथी जुड़ने भी लग रहे हैं और हम क्योंकि बिल्कुल टाइम पे ही शुरू हो गए, एक तरह से तो थोड़ा सा समय साथियों को जुड़ने में लग जाता है। तो हम जो बातचीत कर रहे हैं वो उसके पीछे कुछ खास चीजें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। यानी हम इतिहास को सही ढंग से इसलिए समझना जरूरी समझते हैं क्योंकि उससे हम अपना भविष्य और वर्तमान समझ पाते हैं। और भविष्य की एक परिकल्पना तभी कर सकते हैं यदि हम
सही रूप में और एक वैज्ञानिक और वस्तुगत तरीके से इतिहास का अवलोकन करें और इतिहास की समीक्षा करें। स्वतंत्रता आंदोलन हो या वो दूसरे भी कोई बड़ी क्रांतियां रही हों, उनके अंदर आमतौर पर हम ये देखते हैं कि व्यक्तियों के नाम काफी प्रमुखता से इतिहास में आते हैं और मतलब आने जरूरी भी हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जनता के जो संघर्ष हैं और जो तबके हैं उनके संग्राम हैं वो व्यक्तियों को तैयार करते हैं, यानी व्यक्तियों को इतिहास के और उन क्रांतियों के इनकलाब के पटल के ऊपर उभारते हैं। ये बात अलग है कि व्यक्तियों की भी भूमिका है जन संघर्षों को तैयार करने में, लामबंद करने में। तो दोनों का एक ऐसा एक आत्मीय संबंध है, एक अभिन्न संबंध है इन चीजों का, व्यक्तियों का परिघटनाओं में और इतिहास में, और परिघटनाओं की भूमिका व्यक्तियों को सामने लाने में, उनको उभारने में। तो ये दोनों चीजों को ना साथ मिला के हमें देखना चाहिए, नहीं तो कई बार ऐसा प्रभाव चलने पेश हो जाता है, क्योंकि बड़ी महान हस्तियां रही है, हमारे शहीद हैं अनगिनत, जिन्होंने बेशकीमती अपने भरी जवानी में फांसी के फंदों को चूमा, कुर्बानियां दी। तो वो कितने महान हो सकते हैं, इससे कहीं ये भ्रम पैदा ना हो जाए कि उनमें कोई खास तरह का कुदरती तौर पे ही चमत्कार था। आपने संस्मृतियां पढ़ी होगी शिव वर्मा की। शिव वर्मा भगत सिंह के साथी थे, इनको भी बहुत सालों की कैद हुई थी शिव वर्मा जी को। उन्होंने संस्मृतियां में लिखा है ये चीज कि मैंने जब ये छपने से पहले लिखे थे संस्मरण, तो उनके एक दोस्त ने कहा कि इन संस्मरणों से मंदिरों की प्रतिमाएं टूट सकती। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर इनको इस तरह उभारा जाए तो ये देवताओं से भी बड़े लगने लग जाएंगे। और आगे फिर वो लिखते हैं शिव वर्मा कि ये बात तो सही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये मंदिरों में मूर्तियों की जगह ले लें, जहाँ इनकी पूजा तो हो सकती है, इनके ऊपर फूल तो चढ़ सकते हैं, लेकिन इनको उठाकर चूमने की इच्छा नहीं हो सकती, इन जैसा बनने की प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती जब उनको देवता की तरह देखने लगेंगे। तो इस वजह से जो भी दुनिया के इतिहास में बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनमें व्यक्तियों की नेतृत्वकारी भूमिका रही है और उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन उसके साथ ही उन संगठनों की, संस्थाओं की, उन पार्टियों की और उनके नेतृत्व में लड़ने वाले किसान, मजदूर, मेहनतकश तबके, मध्यम वर्ग, कर्मचारी, महिलाएं, उन सब की, संस्कृति कर्मी, उनकी भूमिकाओं को भी उसके पूरे आकार में हमें जरूर देखना चाहिए, तभी हम बहुत सही उसमें से निकाल पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देखिए हाल के जो दशक हैं उसमें साम्राज्यवाद फिर से आक्रामक स्थिति में है, और जिनको हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं या विकासशील देश कहते हैं, भारत भी, उनके ऊपर ऐसी आक्रामकता इसलिए बन गई है क्योंकि हमारे यहाँ शासन करने वाले वर्ग, जिसको कारपोरेट सेक्टर कह सकते हैं, मोनोपोली पूंजीवाद भी उनको हम कह देते हैं, वो असल में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के साथ मिल गए, उसके साथ गठजोड़ हो गया और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी को साम्राज्यवाद का संरक्षण प्राप्त है। तो ये एक बड़ा खतरा। पिछले दिनों किसानों ने जो लड़ाई लड़नी पड़ी 13-14 महीने की 3 कानूनों के खिलाफ, वो कारपोरेट सेक्टर के लिए ही लाए गए थे और साम्राज्यवाद का काफी बड़ा उसके साथ एक हित जुड़ा हुआ था। अभी और भी बहुत सारे हमारे मजदूरों के लेबर कोड हैं और हमारी राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के ऊपर उनकी बड़ी कड़वी नजर है, और एक एक करके हमारे बहुत बेशकीमती जो वो है ना राष्ट्रीय परिसंपत्तियां, उनको कौड़ी के भाव दिया जा रहा है उनके हाथों। तो ये साम्राज्यवाद का जो खतरा है एक तरीके से, जो जो ये बढ़ रहा है,
उसके साथ ही आप ध्यान से देखना, हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी याद और भी ज्यादा जीवंत ढंग से सामने आने लगी है। मैं खुद महसूस कर रहा हूं काफी दिनों से कि जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो पूरे शहर में शहीद भगत सिंह का 23 मार्च का शहीदी दिवस हम यूनिवर्सिटी में ही मनाते थे, और तब तक जो उनके साथी थे उनको हम बुला लेते थे वक्ताओं के रूप में। पंडित किशोरी लाल को हमने बुलाया था, जिनको काला पानी की सजा हुई, छोटी उम्र होने की वजह से फांसी पे नहीं चढ़ाया था पंडित जी को, वो सीटू के अध्यक्ष रहे पंजाब के, उनको बुलाया था हमने। तो एक आध जगह मनाया जा, अब हम देखते हैं कि हफ्ता भर मनाने की घटनाएं गांव-गांव तक, कस्बों तक, अलग अलग संगठनों द्वारा, और उनके विचार और उनका योगदान सामने आ रहा है। ये पहले से कहीं ज्यादा है। इसका कारण ये है, एक लाइन कहते हैं ना एक कविता की, कि आजकल में हम तुम्हें भूलने वाले ही थे, आजकल में हम तुम्हें भूलने वाले ही थे, आजकल में क्यों तेरी यादों का मौसम आ गया। तो उनको याद करने का मौसम इसलिए आ गया है क्योंकि परिस्थितियां जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही खतरनाक ढंग से हमारे सामने प्रकट हो रही है। वो साम्राज्यवाद हो, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो हमारे यहाँ पर मतलब लूट और शोषण और गैर बराबरी और जातिवादी और पितृसत्तात्मक, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। इसलिए उनकी जो क्या कहते हैं प्रासंगिकता, हमारे आंदोलनों की भी, आजादी के आंदोलन की भी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है। उसका ये एक कारण है कि इस तरीके की चुनौतियां आ गई हैं। और ये भी कमाल देखिए कि मैंने आपके सामने उल्लेख किया कि उन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जो अंग्रेजों की वफादारी करते थे, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे थे। आपको 1857 भी याद होगा, कितनी जबरदस्त एकता बनी थी हमारे हरियाणा के अंदर भी, और उस एकता के बल पर ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी एक सबक निकाला कि बांटो और राज करो, और हमने भी एक सबक निकाला कि अगर हमें आजादी प्राप्त करनी है तो एकता स्थापित करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये देखिए कि इन तमाम चीजों के बावजूद आज 75 साल के बाद कितने ही प्रदेशों में और केंद्र में वो ताकतें सत्ता के अंदर हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया था। इसलिए हम इसके विपरीत अगर कहने लगे तो जो वामपंथी ताकतें, कम्युनिस्ट हैं, क्रांतिकारियों की मतलब संगठन है, जो उनका कितना भारी योगदान है, यानी कोई सूची नहीं बनाई जा सकती। अगर आप सेलुलर जेल में अंडमान काला पानी चले जाएं तो सैकड़ों सूचियां जिनके अंदर ज्यादातर कम्युनिस्ट लोग हैं। तो वो जो परिस्थितियां जिनके अंदर ये घटनाएं हुई, एक बार अगर हम उनके ऊपर नजर मारेंगे तो हमारे देश में ये पक्की बात आप मान के चलो, अगर वो परिस्थितियां नहीं होती शोषण की, लूट की, बर्बरता की, जो अंग्रेज ने ढाए हमारे देश की जनता के ऊपर, जो दरिद्रता पैदा की, भुखमरियां, अकाल ग्रस्त बनाया जिन्होंने, वो परिस्थितियां नहीं हो तो वो इतिहास नहीं बनता, वो चीजें विकसित नहीं होती। तो उन परिस्थितियों का अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है। और उन्हीं परिस्थितियों में आप देखेंगे कि जहां ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी जो है वो नेतृत्व कर रही थी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का, ठीक है ना, इसलिए वो अंततः 15 अगस्त 1947 को जो भी परिस्थितियां बनी उसमें क्या उसका मतलब उस आजादी के उस मौके का, उस मुकाम की परिभाषा क्या है, हम उसको कैसे चरित्र चित्रण करते हैं, वो भी एक समझौता था। यानी हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर्स के साथ कौन था, अंग्रेजों के साथ कौन था, राजे रजवाड़े। राजे रजवाड़े जागीरदार कौन थे,
जो लोगों को लूटते थे, मुजारों को लूटते थे, किसानों के पास जमीनें नहीं थी और कोई अंत नहीं, इतना जबरदस्त टैक्स लगते थे, लेवी लगती थी। 1857 भी किसानों का ही विद्रोह था, जिसको कई बार केवल फौज का, सैनिकों का विद्रोह बता दी। वो फौज और सैनिक भी किसानों के ही बच्चे थे, जिनके ऊपर ये बड़ा जबरदस्त प्रभाव था। और आप देखेंगे जगह जगह ये जो मालगुजारी के दफ्तर थे, उन्हीं को निशाना बनाया गया। कचहरी में देखेंगे आप, अलग अलग अम्बाड़ा में, हिसार में, मेवात के अंदर और रोहतक के अंदर और दूसरी जगहों पे जहां भी, तो वो माल गुजारी के दफ्तरों को निशाना बना के माल के रिकॉर्ड जला दिए गए। ये हुआ। तो वो दमन इतना जबरदस्त था कि उसमें से फिर ये चिंगारियां जो है वो निकली थी। लेकिन 90 साल और लग गए जब 1857 को कुचल दिया गया, जिसमें हरियाणा को बहुत बड़ा योगदान है। हम उसको बारंबार हमारे शहीदों को सर नवाते हैं, उनको सलाम करते हैं, याद रखेंगे हमेशा। लेकिन वो जो 90 साल लगे हैं, उनके अंदर भी अगर आप देखने लगेंगे तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी का गठन हुआ देश को आजाद करवाने के लिए। वो कौन लोग थे? वो तो विदेशों में गए थे पढ़ने के लिए भी। करतार सिंह सराभा 19 साल के इंजीनियर बनने गए, 19 साल में फांसी टूट गए गदर पार्टी के अंदर। और करतार सिंह सराभा इतने मतलब प्रेरणा देने वाला व्यक्ति तो था कि भगत सिंह खुद लिखते हैं कि मैं अपने पर्स में उनकी फोटो रखता था। और अभी हमने शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस 31 तारीख को मनाया। उधम सिंह जी की जेब में किसकी तस्वीर होती थी? भगत सिंह की होती थी। तो भगत सिंह की जेब में करतार सिंह सराभा की और उनकी जेब में उधम सिंह जी की जेब में भगत सिंह। ऐसे वो तो वो भी किसान ही थे जो गदर पार्टी बनाई वहां पे। और उसका वो भी एक रिफ्लेक्शन थी। हम तो पंजाबी थे, ये मानो, तब हरियाणा भी तो पंजाबी था। तो उसके अंदर बहुत बड़े 1920 के आंदोलन लगा लो आप, जिसमें गुरुद्वारों की मुक्ति का सवाल था। महंतों के हाथ में थे गुरुद्वारे, जिसको अकाली मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। वो भी किसानों के ही एक तरह से विद्रोह। 1906-1907 में सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा, उन्होंने जो पगड़ी संभाल जट्टा का आंदोलन किया, 9 महीने चला। किस बात पे था आंदोलन? के अंग्रेजों ने 3 कानून कृषि के बनाए थे। अब ये समय की विडंबना देखिए। वो अंग्रेजों को मजबूर करने में 9 महीने लग गए, अपनी सरकार को मजबूर करने में 13 महीने लगे। इन्होंने भी 3 कृषि कानून बनाए थे। तो वो आप देखेंगे। फिर हमारे पंजाब के अंदर खासतौर पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो मुजारों के आंदोलन है ना, जागीरदारों के खिलाफ, राजे रजवाड़ों के खिलाफ, उनके नाम जमीनें थोड़ी थी। वो उन आंदोलनों में मुजारों के ज्यादातर आंदोलन जो हैं वो किसान सभा ने और कम्युनिस्टों ने वो लड़े। तब उनको लाखों एकड़ जमीनें मुजारों को मिली थी। ये योगदान बहुत बड़ा। 1936 में किसान सभा बनी लखनऊ के अंदर, और उसमें बड़े बड़े लोग उस समय के स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। EMS नंबूदरीपाद थे उसके अंदर। आप देखेंगे कि बल्कि हम अगर हरियाणा की भी बात करें तो हमारे मेवात में डॉक्टर कुंवर मोहम्मद अशरफ हुए, इतिहासकार जाने माने हिंदुस्तान के, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते थे। अच्छा, कुछ सवाल साथियों के मैं कोशिश करूंगा उनको पढ़ने की। एक बार इस बात को मैं कोशिश करूं। के अशरफ उसमें डेलीगेट थे लखनऊ के अंदर, जो पहला सम्मेलन 1936 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। NG रंगा थे उसके अंदर। तो उससे पहले भी स्वतःस्फूर्त बहुत सारे किसानों के विद्रोह हैं, और उसके बाद तो हैं ही कितने ही। बंगाल में तेभागा का आंदोलन है, आसाम में सुरमा वैली का आंदोलन है, केरला में पुन्नपुरा वायलार का आंदोलन, किसानों के, आदिवासियों के विद्रोह हैं। थाने डिस्ट्रिक्ट में
महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे कि वहां के वारली जो आदिवासी हैं, वारली आदिवासियों के बहुत तीखे विद्रोह हुए गोदावरी पारू लेकर, शामराव पारू लेकर, उनके नेता गोदावरी पारू लेकर हमारी किसान सभा की अध्यक्ष बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहां से आदिवासियों के बीच में काम करते हुए, आपने पढ़ी हो किताब जब इंसान जाग उठा, गोदावरी पारू लेकर। तो इसी प्रकार से त्रिपुरा के अंदर हमारे दूसरे जो प्रांत है उनके अंदर किसानों के विद्रोह हुए, यानी आप देखेंगे नील विद्रोह। अब ये कारण क्या है? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो नील की खेती करवाने को मजबूर करते थे, क्योंकि उनको रंग कपड़ों के ऊपर चढ़ाने के लिए वहां औद्योगिकरण था, वो यहाँ से चाहिए उनको, तब वो इंग्लैंड लेके जाते थे। फिर उसका इस्तेमाल करके हमारा उजाड़ दिया उन्होंने, बहुत बुरी तरह से डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। हमारे जो हथकरघा कारीगर होते हैं वो देहात के अंदर कितना बड़ा उनका नेटवर्क था, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, क्योंकि वो हमारे बाजार को कैप्चर करना चाहते थे। साम्राज्यवाद यही तो करता है, और कोई घुमा फिरी करने के लिए थोड़ी ना आता है वो। और वही जो जागीरदार अंग्रेजों के साथ थे उस समय के ऊपर, तो हमारी जो लड़ाई है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी थी और राजे रजवाड़ों के खिलाफ भी थी। जिन राजे रजवाड़ों ने आत्मसमर्पण नहीं किया उनको मार दिया उन्होंने। और आज भी हम देखें तो उसी प्रकार कारपोरेट जो है वो खेती अपनी इच्छा से करवाना चाहता है। किस चीज की वो खेती करवाना? वो ये नहीं चाहते कि भाई ज्वार बाजरा कणक लोगों को खाने की चीजें मिले, वो ये देखते हैं कि कौन सी क्रॉप्स ऐसी पैदा हों जिनसे वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। और ये है उनका आमतौर पे जो यहाँ पर कॉरपोरेट का कैप्चर करने का जो तरीका। तो ये एक चीज है। लेकिन दूसरी एक चीज ये है कि जब ये सभी लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उसी समय आपको ध्यान है कि वरना ऐसे देश कितने होंगे। सोचिए कि जिस दिन आजादी मिले उसी दिन टुकड़े हो जाएं देश के। हिंदुस्तान के हुए 2 देश बन गए धर्म के आधार पे, लाखों लोग मारे गए, उजड़ गए, कितने ही लाख इधर से उधर उजड़ के गए और आए। आज तक भी कोई पीड़ा को भुला सकता है क्या? ऐसा किसी देश के साथ नहीं होना, हमारे साथ हुआ ऐसा। लेकिन कौन ये करने वाले हैं? वो हैं जो आज फिर इस प्रकार का नारा दे रहे हैं, एक धर्म विशेष को बोला है हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सबसे पहले किसने दी हिंदुस्तान में? मतलब गोलवलकर और सावरकर जिनको वीर कहते हैं उनकी दी हुई है। वो कहते हैं हिंदुस्तान एक राष्ट्र नहीं हो सकता, और ये तब की दी। उसके बाद मुस्लिम लीग, वो दोनों किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, जो देश का बंटवारा करने के अंदर जिनका योगदान है। तो साथियों, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसका भी उल्लेख करना जरूरी है कि अब हम जिनकी बात कर रहे हैं वो तो मेहनत कशों के प्रतिनिधि हैं और संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए आज मुझे एक ना शायर की लाइन याद आ गई कि जब गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। आज वो कह रहे हैं कि ये हमारा देश और ये ताम झाम डुम्मा डमई सारी जो कर रहे हैं 75वीं वर्षगांठ के मौके के ऊपर, इसका कारण ये है कि असली इतिहास सामने नहीं आना चाहिए। आज उनको कोई नाम नहीं मिल रहा जिसको वो ये कह सके कि भाई आरएसएस ने ये योगदान दिया, फलाने आदमी ने। अब एक वो वीर सावरकर उनके सामने आता है जिसने कितने ही बार माफीनामे लिखे जेल से, फिर वो रिलीज भी हो गए। यशपाल की एक किताब है सिंहावलोकन, उसके अंदर एक जगह लिखा हुआ है, यशपाल कहते हैं कि चंद्रशेखर ने मेरे को भेजा सावरकर से मिलने के भाई तुम जाओ और उनसे कहो कि भी वो कुछ मदद करें, हमारी आर्थिक मदद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। उनके पास गए, बोले मेरे को उन्होंने ये कहा
कि अगर तुम अंग्रेजों की मदद करने की बात करो तो तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ, वरना मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और वो भाड़े किराए के 10 रुपए उन्होंने उसको यशपाल को दिए, वो लिखा हुआ सिंहावलोकन में। ये तो हालत है, तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम हो? तो वो इतिहास को विकृत और तोड़ मोड़ करके पेश करना चाहते हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कृषि के हालात जो है इतने खराब थे, जिसमें से ये विद्रोह संगठित भी और स्वतः स्फूर्त भी, वो विद्रोह उभरे, वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने। कितने ही हमारे किसान सभा के कॉमरेड मुजफ्फर अहमद 20 साल जेल काट रखी है, जो शुरू के संस्थापकों में से है किसान सभा के। ऐसे कितने ही हमारे नाम है किसान सभा के जो नेताओं के अंदर रहे हैं। हम उनका आप अध्ययन करेंगे तो वो पता चलेगा आपको। इसी प्रकार से मजदूरों की लड़ाइयाँ, इसी प्रकार से INA की ये भिन्न भिन्न धाराएं, फिर क्रांतिकारियों की आप देखेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ तो ऐसा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी तो बनते ही उसके ऊपर जैसे शिशु काल में ही टूट पड़े कोई और उभरने ना दे, उसको बैन भी कर दिया। उनके ऊपर कितने षड्यंत्र के, सहारनपुर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस, इस तरीके के बना के शुरू में ही दबोचने की कोशिश की कि ये मेहनत कशों के जो राजनीतिक प्रतिनिधि है ये उभरने नहीं चाहिए। ऐसा हुआ उनके साथ। तो ये स्थिति है साथियों। मैं बीच बीच में बाद में पढ़, उससे पहले हमारे साथी ने मदद, जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया उनके हाथ में सत्ता कैसे आई, वह जिनका आजादी का गौरवशाली इतिहास है वे वामपंथी ताकतें कमजोर कैसे हुई? ठीक बात है, ये बहुत गंभीर सवाल है कि वो कैसे सत्ता में पहुंच गई। ये आप देखेंगे कि इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई तरह के घटनाक्रमों का एक खास तरह का योगदान है, जिसकी वजह से ये परिस्थितियां बनी। यहाँ पर ये अलग विषय अपने आप में बनता है, जिसके ऊपर बहुत विस्तार से जाने की जरूरत है। लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो भी आजादी के समय पर लिखी गई चीजें, वो ऐसा नहीं है कि वैसे ही किसी ने बढ़िया बढ़िया शब्द लिख दिए। वो प्रतिबिंब है हमारे आजादी के आंदोलन में जो जनता की आकांक्षाएं थी, वो संविधान में रिफ्लेक्ट, वो संविधान में उनका प्रतिबिंब है। जो हमारा प्रियम्बल है, जिसको मुखड़ा भी कहते हैं कि हमारा जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समाजवादी, गणराज्य, ये जो लिखे हुए हैं उसके अंदर एक एक की हम व्याख्या करके देखें तो ये जनता इस प्रकार का हिंदुस्तान चाहती थी। लेकिन आज अगर उस पर नजर मारे तो कितनी बड़ी, मतलब शासक वर्गों की एक तरह से ये विफलता कहो या धोखेबाजी कहो कि जो भी कुछ वहां लिखा हुआ था उसको बुला दिया गया। अब हम जैसे मान लो, मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देना जरूरी समझता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब उन्होंने संविधान का ड्राफ्ट जो कि 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ, लेकिन जब वो पेश कर रहे थे संविधान सभा में, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा देश अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश करेगा। और फिर वो बताते हैं क्या अंतर्विरोध है। वो कहते हैं कि ऐसे अंतर्विरोध के दौर में प्रवेश करेगा जहां पर लोगों के राजनीतिक अधिकार तो होंगे, एक वोट एक ही गिनी जाएगी, चाहे वह किस्सा की भी हो, चाहे हमारे एक खेत मजदूर की हो, एक गरीब किसान की हो, एक महिला की हो, एक चाहे वो टाटा बिरला या अंबानी की हो, एक वोट की एक कीमत होगी। ये तो राजनीतिक एक तरह से समानता होएगी। लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पर गैर बराबरी होएगी। वो पहले से बोल रहे हैं इस बात को। और इन दोनों के बीच का अंतर्विरोध है।
राजनीतिक समानता एक तरफ और उसके विरोध में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी। और वो ये कह रहे हैं इस अंतर विरोध का अगर निराकरण नहीं हुआ समय रहते हुए, और जितना जल्दी नहीं हुआ, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जितनी मुश्किल और कुर्बानियों के बाद हमने जो राजनीतिक आजादी हासिल की है, शायद वो भी खतरे में पड़ जाएगी। आज आप क्या देख रहे हो? क्योंकि उसका निराकरण नहीं हुआ। वो जो हमारी राजनीतिक आजादी थी, आज वो खतरे में है कि नहीं। गैर बराबरी आप देखो, जिस टाइम पे मतलब इतनी, जिसको बोलते हैं ना वल्गर कहते हैं, यानी बहुत ही भद्दी किस्म की गैर बराबरी। तो चौथे नंबर पे हमारे देश का एक कारपोरेट सेक्टर घराना पहुंच गया दुनिया में। और जब कोविड के अंदर सब सफर कर रहे थे, उस टाइम भी कई सौ गुना मुनाफे ले रही थी इनकी कंपनियां, और उनके 10-10 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लिए हुए माफ कर दिए जाते हैं। और यहाँ लोगों की हालत क्या पहुंच रही है? महंगाई की, बेरोजगारी की, 42% बेरोजगारी है। आप अंदाजा लगाइए, 2 करोड़ लोग 20 से लेकर 24 साल की आयु के 2 करोड़ रोजगार ढूंढ रहे हैं। रोजगार के बदले में क्या मिल रहा है? अग्निपथ, अग्निवीर फिल्म का नाम है क्या? जो 4 साल के लिए आप उनको देके और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। सब निजीकरण। आप रोजगार के सवाल को, निजीकरण को खत्म किए बिना आप हल नहीं कर सकते। तो ये क्या परिस्थिति है गैर बराबरी की? भूमिहीनता की क्या हालत है? भूमि सुधार का वायदा किया था, वहां तो भूमि सुधार हुए जहां पे वामपंथ भी था, संघर्ष हुए जनता के, तब जाके भूमि सुधार हुए थे, तब जाके गरीबों को जमीन। आज उल्टा भूमि वितरण हो रहा है, यानी फिर से भूमि का केंद्रीयकरण कुछ लोगों के हाथ में जाने लग रहा है। और किस तरीके से ये जो सामाजिक न्याय का जो सवाल है, आप उस पे अंदाजा लग, आज क्या हमारे देश के अल्पसंख्यक महसूस करते हैं, क्यों ये परिस्थिति बनी है। तो इसलिए मैं बिल्कुल शुरू में कहा था कि अब जब ये 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो एक अभूतपूर्व परिस्थिति हमारे सामने है। इसमें हम इस पे भी आएंगे कि भाई इसका विकल्प क्या है। एक परिस्थिति आजादी के आंदोलन की है, एक परिस्थिति आजादी के आंदोलन के बाद हमारे देश की जो आज स्थिति है। एक एक करके जनतंत्र खत्म हो रहा है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं, जेलों के अंदर लोग डाल दिए जो गरीब के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज एक से एक ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल ही मतलब निरंकुश और तानाशाही जैसे हैं। और धर्म निरपेक्षता की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक धर्म विशेष के अनुष्ठान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें हिस्सा लेते हैं और दूसरे मंत्री। ये हमारा संविधान इजाजत देता है इस बात की। इस तरह के काम करने से देश मजबूत होगा कि कमजोर होगा? धर्म जो है वो व्यक्ति का निजी मसला है। आप राजनीति को और धर्म को, राज्य को और धर्म के कामों को आपस में घालमेल नहीं कर सकते। आप करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ेगी। और वो ये बहुत तेजी के साथ हो रहा है और मतलब दम्भ के साथ कर रहे हैं जी। ये धर्म निरपेक्षता की हम आपके सामने बात कर रहे हैं। संघीय का क्या आप देखिए ना राजनीतिक आजादी का क्या बना। अब कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हम हरा सकते हैं, क्यों हम इनके झांसे में आए जब ये इस किस्म का राष्ट्रवाद का, मिथ्या राष्ट्रवाद का बुखार चढ़ाते हैं लोगों को वोट लेने के लिए, जो 2019 में भी चढ़ाया। हमारे तो 2014 में ही रेवाड़ी में आए थे सबसे पहले प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री नहीं बने थे मोदी जी। उस टाइम पे पहली रैली फौजियों की थी। आज भी वन रंग वन पेंशन के लिए किस तरीके से बैठे हैं वहां पे फौजी, क्या स्थिति बन गई। और वो पेंशन से पीछा छुड़ाने के लिए आज अग्निपथ आ रहा है।
लेकिन उसके फिर 2019 में क्या हुआ? 2019 में भी इसी प्रकार का बुखार चढ़ा दिया, मतलब चढ़ गया जी, रातों रात चढ़ गया। हमने देखा लोगों को पलटी मारते। साथी पूछ रहे हैं कि फिर वो जीत कैसे गए। मतलब ये बहुत सारे इस किस्म के कारण हैं कि कहीं ना कहीं मतलब जो धर्म निरपेक्ष ताकतों की एक विफलता भी उसके अंदर रही है। तो अब इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में जो तीसरा हिस्सा हमारे साथ बनता है ना, वो विकल्प का बनता है कि फिर आज के दौर में विकल्प क्या हो, क्योंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं और बिल्कुल उसी तरीके की परिस्थिति विकसित होने लग रही है। हम क्यों आज एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की बात कर रहे हैं? क्योंकि कानूनी गारंटी एमएसपी की अगर नहीं हुई तो जिसने कहा करे ना, मतलब दुकानदारी की भाषा में पड़ता नहीं खाता, पड़ता नहीं खा सकता किसान का। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 6-7% लोगों को एमएसपी मिलता है देश में। दूसरी बात, एमएसपी के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का जो तरीका है वो तरीका दोषपूर्ण है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप नहीं है वो। उसके अंदर C2 + 50% है और उस C2 के अंदर तमाम तरह के खर्चे, खाद का, बीज का, पानी का, दवाइयों का, वो सारा, फिर परिवार का जो श्रम है, उनका जो मेहनत है उसके पैसे लगाओ, फिर आप जमीन का जो रेंट है वो भी तो लगाओ। भूमि का किराया नहीं लगेगा क्या? जो ठेके पर देते हैं तब भी तो मिलता है, वो जोड़ो उसके अंदर। फिर जो पूंजी लगाई है उसका ब्याज जोड़ो उसके अंदर। ये है C2 और फिर 50% फालतू दो। वर्तमान वाले एमएसपी में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, यानी उत्पादन की कीमत, वो भी पूरी नहीं हो रही तो क्यों नहीं जाएगा कर्जे में? तो क्यों नहीं होंगी आत्महत्याएं? इसलिए इसके ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई की एक परिस्थिति बनती है। लेकिन चाहे वो ये सवाल है, चाहे वो और तमाम सवाल कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो पशुपालन के सवाल है। आप देखिए कि विदेशों से आयात जिस तरीके से उदारीकरण कर रखा आयात का, कस्टम हटा के, उससे तो और भी ज्यादा उनको फायदा होने रहा। हमारे अपने किसानों के जो उत्पाद वो पिट जाएंगे। आज भी भूमि सुधार की स्थिति बड़ी खराब है और भूमिहीनों की हमारी दशा बहुत खराब है। तो कृषि की वैकल्पिक नीतियों की जरूरत है, उसमें कॉपरेटिव चाहिए, यानी कारपोरेटीकरण के बनाम उसके विपरीत कॉपरेटिव करना चाहिए। हमें मतलब कॉरपोरेट की बजाय सहकारिता, उसके लिए पूरी की पूरी नीतियों को ओवरहॉल करना जरूरी। और वो सरकारी समर्थन से ही संरक्षण में ये होने वाला है। ऐसा नहीं है कि अपने आप कोई 10 लोग मिलके कर लेंगे। वो उस प्रकार की जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसमें पैदा करने वाले और खपत करने वाले दोनों का एक आमुख, उनका अंतर्मुख मिलता है, वो दोनों जुड़ जाते हैं, तब वो भारी प्रॉफिट जो है, आज का प्रॉफिट देखिए, हम कई बार बात करते हैं, सरसों सस्ती, तेल महंगा, गंडा सस्ता, चीनी महंगी, कपास सस्ती, कपड़ा महंगा, चना सस्ता, दाल महंगी। आप किसी चीज का उदाहरण उठा के देख लो, दूध सस्ता मिलेगा, दूध के उत्पादन महंगे मिलेंगे जो उनसे बनता है। तो जो मैन्युफैक्चर करने के बाद, यानी उसकी वैल्यू एडिड कहते हैं, वो करने के बाद जो मुनाफा है उसका कोई अंत नहीं, कितना मुनाफा है, उसको अवॉइड किया जा सकता कोऑपरेटिव से। ऐसे में पूरे विकल्प के विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन ये तब हो सकता है जब कुल मिलाकर आर्थिक नीतियों का भी विकल्प हो। कोई कृषि का अलग से विकल्प निकल आएगा और उद्योग का और संस्कृति का और मैन्युफैक्चर का और ट्रांसपोर्ट का या बिजली का या रेलवे का, उन सबके सब को सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करते हुए अब आम आदमी को राहत देनी है अगर, तो इस तरीके से
थोड़ी ना होगा कि आप उनको बेरोजगार कर देंगे। तो गांव के अंदर या शहर के अंदर अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो उद्योग जो माल बना रहा है वो बिकेगा कहाँ? आज का और संकट क्या है? इसको कहते हैं मांग का संकट। यानी लोगों की आपने जेब में पैसा नहीं डाल रखा जिससे डिमांड पैदा हो। ये संकट पूंजीवाद का संकट है और ये इससे हल होने वाला नहीं है पूंजीवादी व्यवस्था में ये। और कई जहां जहां भी पूंजीवाद का ये सब जगह आपको मिलेगा। तो इस संकट को हल करने के लिए कुल मिला के भी वैकल्पिक नीतियां चाहिए और वैकल्पिक नीतियों के लिए बड़े भारी जन आंदोलन की जरूरत है। उन जन आंदोलनों को अब मान लो हम वर्गीय उसकी बात करते हैं। आजकल हम चाहते हैं कि किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन, CITU ये मिलके वर्गीय एक कतारबंदी करके और एक अभियान चलाएं, बड़ा अभियान देहात के अंदर एक कुल मिलाकर हम जिसको ये वैकल्पिक नीतियां कह रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि एक वामपंथी जनतांत्रिक विकल्प जैसी स्थिति वो ऊपर से देने से नहीं बनेगी, वो नीचे से उभार आएगा तभी बनेगी। और वो मेहनतकश तबकों के हक में वो होगी तो उसको उभारने की तरफ हम अभी करेंगे। 8 तारीख को भी तीनों संगठनों की तरफ से प्रदर्शन, 14 तारीख की रात को सारी रात रत जगा करेंगे और हम आजादी के आंदोलन पे चर्चा करेंगे। 15 तारीख को सवेरे प्रभात फेरियां करेंगे, झंडे फहराएंगे, तिरंगे झंडे। तो ये इस हालात में ये जरूरत है। फिर उसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि उस बड़े व्यापक आंदोलन में उन तमाम तबकों का जुड़ना जरूरी है जो तबके इन नीतियों से, नव उदारीकरण की नीतियों से प्रभावित। आज शिक्षा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, एक के बाद एक स्थिति क्या बनती जा रही है। तो सारे तबके जो प्रभावित हैं उनको जुड़ना पड़ेगा और इसके अंदर बड़ी भारी एक वैचारिक विमर्श की भी जरूरत है। नाटकों की, कविताओं की, गीत गानों की, सांस्कृतिक कर्मियों के जो भी मतलब वो उसके लिए तैयारी करनी बहुत जरूरी है। ये हम कहना चाहते हैं। और इन आंदोलनों को जो हमारा जो प्रेरणा है वो आजादी के आंदोलन से मिलती है, हम उसको भुला नहीं सकते। इसलिए आजादी के आंदोलन की सही समीक्षा न केवल अपने दोस्तों को पहचानने के लिए है, बल्कि जो हमारे प्रतिकूल जो काम कर रही हैं, इस प्रकार के जो वर्ग विरोधी ताकतें हैं जो देश को बर्बाद करने पर उतारू हैं, कारपोरेट का घर भरने के लिए जिनकी प्रतिबद्धता है, उनकी भी पहचान इसी से हो सकती है। तो कौन क्या नारे दे रहा है, झूठे नारे, मिथ्या नारे, सच्चे नारे, उसको ठीक से पकड़ा जा सके, ये हमारे लिए आज के दौर में उसकी जरूरत है। कितना समय हुआ होगा, हो सकता है 40-45 मिनट हो गए होंगे मेरे ख्याल में। एक और, हरियाणा में लाल झंडे वाले संगठन ही मेहनतकश जनता की मांगों को लेकर सड़कों पर रहते हैं। बड़ी संख्या में जनता भी साथ में संघर्ष करती है, परंतु राजनीतिक ताकत उस पैमाने पर नहीं बढ़ रही, क्या कार्यनीतिक कमजोरी रही? बहुत अच्छा सवाल। विपक्ष की तरह से हम संघर्ष करते हैं मेहनतकश लोगों के लिए, इवन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए करते हैं और सामाजिक न्याय के सवालों पे भी सामने हम जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बिल्कुल सच्चाई की बात है कि उसके अनुरूप, उसकी समकक्ष, उसकी बराबरी के राजनीतिक ताकत की तरह से नहीं उभर पा रहे हैं। इस सवाल के ऊपर बहुत गहन विचार विमर्श करने की जरूरत है कि इसका हमें ये लगता है एक मोटा कारण ये है कि उसमें राजनीतिक चेतना का अभाव है। वो आर्थिक सवालों पे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं फिलहाल कि जो आज की जो समस्याएं हैं उनके लिए ये नीतियां जिम्मेदार हैं और इन नीतियों के लिए वो राजनीति जिम्मेदार है। ठीक है ना? अगर वो राजनीति इन नीतियों के लिए जिम्मेदार है तो विकल्प की राजनीति क्या है? यहाँ पर वो सवाल आता है वामपंथी जनतांत्रिक विकल्प। ये अभाव निश्चित तौर पर हमारे यहाँ है और इस पे सभी को मतलब मिलजुल के जरूर चर्चा करनी चाहिए।
और कोई साथियों के सवाल अगर आए तो हम उस पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में इस श्रृंखला में जो भी बातचीत होंगी और शहीद यादगार समिति की तरफ से जो भी कार्यक्रम चलेंगे 15 अगस्त के बाद भी चलेंगे। और हमें तो अब अपने जो भी आंदोलन है, संघर्ष है, उनका हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये जो वैचारिक जो पक्ष है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। राजनीतिक चेतना के बिना ये समझ नहीं होगी जिसकी जरूरत है। कोई है क्या कुछ सवाल? अच्छा, लाल सलाम तो है, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, हरियाणा ये तो आ गया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सुनील कुमार ये कह रहे हैं कि भाई संविधान की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हर हालात में संविधान की रक्षा की। मतलब हम जब अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं तो वो संविधान की रक्षा की लड़ाई की तरह से ही उसको देखने की जरूरत है वास्तव में। और इसके अंदर आप देखेंगे न्यायपालिका भी काफी हद तक किस तरीके की, मतलब जो लोग उनसे न्याय मांगने के लिए जाते हैं, अब तो एक ऐसी भी स्थिति आ गई कि जो न्याय मांगने गए थे, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया कि इसी के ऊपर मुकदमा लगाओ और इसको अंदर भेजो। प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हो गई? बताइए, ये कोई ऐसी बात सोच सकते हैं क्या? तो वास्तव में इसलिए चिंताजनक ये बात एक बनती है। तो संविधान का बचाव करना भी निश्चित तौर पे हमारे देश की जनता की ये जिम्मेदारी है। दो नंबरी लोगों को डर लगता है, इसलिए वे बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते थी। बात है नंबरी वंबरी तो पता नहीं कौन कौन से किसके हैं, जिन लोगों के आजादी आंदोलन में हिस्सा ले लिया, ये बात हो गई अपनी। तो ये साथियों, आप लोगों ने देखो बड़ा धैर्य के साथ और बड़ी रुचि के साथ ये बातचीत सुनी है। हमें लगता है कि इससे जरूर एक विमर्श को स्थापित करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में आप इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।